कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आए हैं BBA फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए रिटेल मैनेजमेंट के टॉप 15 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम पे बेस्ड हैं, प्लस एक्सपेक्टेड जो NEP 2020 की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट क्वेश्चंस हैं विथ आंसर्स। जो बच्चों को होता है कि सर आप आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन सहित बता दूँ। अगर आप इसको अच्छे से सुन लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आंसर क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। और अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप एक बार खुद से भी पढ़ लोगे इसको मेरे पढ़ाने के बाद तो काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दो। लाइक करने में क्या ही जाता है यार, एक सिर्फ प्रेस तो करना है, कौन सा पैसे लग रहे हैं, तो लाइक कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम इसको। पूरे सब्जेक्ट को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन समझेंगे, देन उसके आंसर्स भी देखेंगे। यूनिट या सेक्शन 1 में हमने डिवाइड करा है रिटेल फंडामेंटल एंड स्ट्रेटेजी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिटेलिंग। रिटेलिंग होती क्या है, व्हाट इज़ इट्स नेचर एंड इम्पॉर्टेंस। रिटेलिंग का मतलब क्या होता है, इसके नेचर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, वो बताना है आपको। रिटेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विस डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर। बेटा रिटेलिंग का सीधा सा मतलब होता है, रिटेलर क्या होता है, रिटेलिंग जो होती है ना बेटा, ये होलसेल, जो हमारा होलसेल बिजनेस होता है, होलसेल और कंज्यूमर इनके बीच की लिंक होती है बेटा। होलसेल और कंज्यूमर के बीच की जो लिंक होती है ये होती है हमारी रिटेल। रिटेल में क्या होता है बेटा, हम होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं और कंज्यूमर को वो गुड्स सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, होलसेलर के पास कहाँ से आता है बेटा, ये आता है मैन्युफैक्चरर के पास से। मैन्युफैक्चरर तो प्रॉपर चेन चलती है बेटा, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो हमारे पास रिटेलर है जो सीधे कंज्यूमर से डील करता है बेटा, और कंज्यूमर को उसके पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें सेल करता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, मैंने आपको बताया कि ये ब्रिज के रूप में काम करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोला इन्होंने, लेकिन फिर भी वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में डील करता है। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस। इससे क्या होता है बेटा, कंज्यूमर को भी कन्वीनियंस मिलता है, प्लस जो प्रोड्यूसर और होलसेलर होते हैं इनको भी कन्वीनियंस मिलता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, कस्टमर जो है वो सीधे जाके होलसेलर से गुड्स नहीं खरीद सकता, क्योंकि होलसेलर जो है वो होल क्वांटिटी में सेल करते हैं, बल्क में। और हर कंज्यूमर को बल्क की नीड नहीं होती, किसी का फैमिली कम भी होती है तो उनको इतनी बल्क क्वांटिटी में नीड नहीं होती, जबकि होलसेलर जो होते हैं वो चीज़ों को बल्क में ही सेल करते हैं, या तो 12 पीसेज में, दर्जन के हिसाब से, है ना, या फिर उनके जो पैकेट्स होते हैं उसके हिसाब से सेल करते हैं वो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कस्टमर है, उसको 10 चॉकलेट खरीदना है तो ऑब्वियस सी बात है वो रिटेलर के पास जाएगा, क्योंकि होलसेलर पूरा डब्बा देगा उसको, बॉक्स जिसके अंदर 100 टॉफ़ीज़ होती हैं, तो इतना तो बियर नहीं करेगा ना। तो आपको रिटेलर क्या करता है, एक तरीके से कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है होलसेलर को भी और कंज्यूमर को भी, क्योंकि होलसेलर ने भी स्टॉक में माल भर लिया तो रिटेलर उससे बल्क में खरीदेगा, है ना, और फिर वही कंज्यूमर को बेचेगा। तो रिटेलर एक तरीके से ब्रिज के रूप में भी काम करता है और कन्वीनियंसी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है वेराइटी। रिटेलर के पास क्या होता है बेटा, डिफरेंट टाइप के गुड्स की वेराइटीज़ मिल जाती है। होलसेलर जो है वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं, इनके पास सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, एक ही टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। पर रिटेलर के पास होते हैं वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, एक साथ कई सारे प्रोडक्ट इनकी दुकान पे हमको मिल जाते हैं। तो कस्टमर के लिए फ़ायदा है। जैसे आपके घर के पास कोई भी किराने की दुकान होगी तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आपको दाल, चावल, शक्कर, टूथपेस्ट, इलेक्ट्रिक का बल्ब, झाड़ू, पोछा, कभी कभी तो वहाँ पे मेडिसिन भी रख लेते हैं कोई लोग, वो इलीगल है, रखना नहीं चाहिए, पर रख लेते हैं दुकान वाले। छोटी मोटी सर दर्द की दवाई, क्रोसिन वोसिन तो मिल ही जाती है कम से कम। तो ये चीज़ें क्या होती है बेटा कि रिटेलर क्या वेराइटीज़ मिल जाती हैं आपको ज़्यादा। नेक्स्ट है असेंशियल फीडबैक टू मैन्युफैक्चरर। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, जिस चीज़ को मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है उसका फीडबैक कहाँ से मिलेगा, रिटेलर से ही मिलेगा ना। ये कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है वो किसको बोलेंगे, रिटेलर को, दुकानदार को, कि भैया ये चावल अच्छे नहीं आए, दाल अच्छी नहीं आई, या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। फिर रिटेलर जाके वो होलसेलर को बोलता है और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। तो एक तरीके से ये क्या करता है,
सब में हेल्प करता है कि कंज्यूमर को भी एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले विथ रीजनेबल प्राइस, मैन्युफैक्चरर को भी पता चले कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, और उनके लिए क्या होता है कि बेटा रिटेलर जो होता है एक इजी मीडियम होता है जो सीधे प्रोड्यूसर के गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको समझा है। देखो मैंने ऐसे पॉइंट पॉइंट लिखे हैं, एग्जाम में आपको इनको एक्सप्लेन करके लिखना है डिटेल में, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी समझा रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, राइट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। कितने टाइप के रिटेलर्स होते हैं, तो इसको भी उन्होंने क्लासीफाई करा। रिटेलर आर द क्लासीफाइड इनटू स्टोर बेस। पहले उन्होंने दो कैटेगरी डिवाइड करी है, एक होता है स्टोर बेस, एक नॉन स्टोर बेस। स्टोर बेस मतलब जिनकी शॉप्स वगैरह होती है उस टाइप से इन्होंने डिवाइड करा है। तो उसी क्राइटेरिया में पहला है डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पर डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग एक ही छत के नीचे, और आप वहाँ पर जाकर डिपार्टमेंट वाइज शॉपिंग कर सकते हो। सुपर मार्केट तो आपको पता ही है, आप जाते ही हो। कन्वीनियंस स्टोर अपने घर के आसपास के स्टोर, और स्पेशलिटी स्टोर जैसे कि जो बच्चों की दुकानें होती है, नॉर्मली बेबी टॉयज़ वगैरह की शॉप होती है जहाँ पे आपको वही प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इस टाइप के स्पेशल स्टोर्स भी होते हैं। डी मार्ट वगैरह भी आप जाते ही हो, है ना, वहाँ पे आपको एक साथ सारे आइटम मिल जाते हैं, खाने पीने का भी, स्नैक्स वगैरह भी मिल जाते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिल जाते हैं, है ना, लगभग सारे आइटम मिल जाते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से वो स्टोर बेस्ड शॉप होती है जहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे काफ़ी सारा सामान मिल जाता है। अब नॉन स्टोर बेस्ड में पहले तो ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहाँ पर हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, है ना। इसमें डिफरेंट टाइप के आपने देखा होगा, एक तो B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक होता है बेटा C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, है ना, एक होता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ऐसे अलग अलग जहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में OLX का नाम सुना होगा आपने। OLX पे फ़ोटो खींच के अपन जो हमारे सेकेंड हैंड गुड्स है वो बेच सकते हैं, है ना। बिजनेस टू कंज्यूमर आपको पता है, बिजनेस टू बिजनेस आपको पता है। ये चीज़ें होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक, इनमें कोई स्टोर्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सारा सामान आप बेच सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन आप देखते ही हो उसमें। मेल ऑर्डर हो गया। वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन आपने देखी है, नॉर्मली एक स्टेशन के वहाँ पर या कहीं वेंडिंग मशीन लगी होती है, आप जाओ उसमें कॉइन इंसर्ट वगैरह करो और जो भी आपको चाहिए ले सकते हो आप, है ना। पहले चलती थी हमारे खजराना मंदिर इंदौर में फेमस, वहाँ पर बाहर मशीन लगी रहती थी, आप जाओ कॉइन डालो और उसमें टॉफीज नीचे निकल जाती थी। अब तो हट गई खैर वहाँ से, पर पहले रहती थी। आजकल मॉल्स वगैरह में वेंडिंग मशीन्स होती हैं और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी होती है वहाँ पे मशीन्स। फिर डायरेक्ट सेलिंग तो आपको पता ही है ना। ये चीज़ें हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल। इनको आपको पहले स्टोर बेस्ड वालों को एक्सप्लेन करना है, फिर नॉन स्टोर बेस्ड को एक्सप्लेन करना है, तो आराम से ये आपका अच्छा खासा बड़ा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट इज़ द रिटेल मार्केट स्ट्रेटेजी। जो भी रिटेलर्स होते हैं, रिटेल मार्केट होता है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या वो फॉलो करते हैं। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट। सबसे पहली बात तो रिटेलर को भी एक सोचना पड़ता है कि वो किस जगह टारगेट करना चाहते हैं। द फॉर्मेट द रिटेलर प्लान्स टू यूज टू सेटिस्फाई नीड्स एंड द बेसिस अपॉन विच द रिटेलर प्लान्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। देखो रिटेलर के भी मार्केट में क्या होता है बेटा, बहुत कंपटीशन होता है। आप देखते हो आपके घर के आसपास भी कोई एक किराने की दुकान नहीं, काफ़ी सारी होती है। तो उनको भी क्या होता है ना, पहले कस्टमर की नीड्स वगैरह देखना पड़ती है, कस्टमर क्या चीज़ें चाहता है, उनकी सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में है, फिर आप उस तरीके से पूरी प्लानिंग करते हो, प्लान बिल्डअप करते हो। क्योंकि देखो चाहे रिटेलर हो, उनके पास भी एक बजट होता है, एक फिक्स रिसोर्सेज होते हैं, जितना वो अपनी शॉप में रख सकते हैं उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है रिटेल मार्केट में भी। क्योंकि रिटेलर को भी जाना पड़ता है रोज़। आप देखते हो कि जो शॉप वाला है वो या तो दोपहर में वो उसकी दुकान को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, या फिर वो किसी और को बिठा के खुद सामान लेने जाता है मार्केट में, ताकि कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। क्योंकि कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आया और उसको शॉप में वो सामान नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है वो दुकान से खाली हाथ चला जाएगा, और फिर अगली बार वो आपकी शॉप पे आने से अच्छा दूसरे की शॉप पे जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी शॉप पे आके कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल कंज्यूमर क्या है बेटा, वेट नहीं करना चाहते कोई भी हो, उनको बहुत जल्दी होती तुरंत, है ना। तो आपने देखा होगा, तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ती, प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान।
आपका गोल डिसाइड करो, आप क्या बेचना चाहते हो, उस तरीके से आप प्रोडक्ट रखो समय पे। अगर प्रोडक्ट खाली होता है तो उसको फुलफिल करो ताकि कस्टमर वापस ना चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिटेल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे था मार्केट को समझना है बेटा, अब अगला है प्राइसिंग को समझना। प्राइसिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। EDLP मतलब होता है एवरीडे लो प्राइसिंग। देखो क्या होता है ना बेटा, कई बार मैंने शॉप्स में देखा है कि ना आपको जो रिटेलर्स होते हैं ये लो प्राइस में सामान बेचने की कोशिश करते हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जो मार्केट में, अब आपके आसपास पता नहीं, देखो डिपेंड करता है कॉलोनी वाइज अपन कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, पर बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि आपको MRP से कम में ही सामान बेच देते हैं। हाँ कई कुछ तो MRP पे ही बेचते हैं, बट बहुत सारे रिटेलर भी आपको MRP से कम में सामान बेचते हैं। तो एवरीडे लो प्राइसिंग उनकी स्ट्रेटजी होती है बेटा। हाई लो प्राइसिंग फ्रिक्वेंट प्रमोशंस, कई बार रिटेलर भी ऑप्शन निकालता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, इतने रुपए कम हो रहे हैं, उतने रुपए ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, या भाव बढ़ने वाला है तो अभी खरीद लो। इस तरीके से वो कंज्यूमर से डील करते रहते हैं। उनको जिसे जिनके रेगुलरली कांटेक्ट होते हैं उनको बता देते हैं कि भी भाव बढ़ने वाले हैं, आप अभी खरीद लो, अभी इसके रेट कम हो गए हैं, अच्छी प्राइसिंग है, खरीद सकते हो। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब होता है बेटा, आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम नॉर्मली जैसे मैं इंदौर में हूँ, अपन सभी लोग लगभग इंदौर में, और कोई अगर उज्जैन देवास के बच्चे भी हो आसपास के तो बता दूं मैं, आपने अधिकतर देखा होगा कैफ़े वाला जो जोन होता है, एरिया होता है, यहाँ पे ये प्राइस जानबूझ के 99, 129, 89, 79 ऐसी प्राइसिंग रखते हैं। 99 का मतलब ही 100 है वो तो। लेकिन क्या होता है ना, ये कंज्यूमर को 100 ज़्यादा लगता है, 99 कम लगता है। ये कंज्यूमर की मेंटलिटी है। 129 130 ही है, पर 129 अच्छा लगता है। 199 में मात्र टी-शर्ट मिल रही है, 200 रुपये ही है वो, पर 199 लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ऐसी प्राइसिंग रखते हैं ताकि कंज्यूमर का माइंड तुरंत जा रहा है, सस्ता मिल रहा है। एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, बेटा अगर आपके आसपास बहुत सारी रिटेल की शॉप है तो आपको वैसे ही प्राइसिंग रखना पड़ेगी ताकि कंपटीशन सस्टेन रहे। आप प्राइस बढ़ाओगे तो कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा। तो आप अक्सर देखते हो बेटा कि नॉर्मली जो आसपास की दुकानें होती है उनमें लगभग प्राइसिंग सेम होती है, क्योंकि वो पहले से डिस्कस कर लेते हैं प्राइस क्या रखना है। खास करके अगर मैं बात करूँ खाने पीने की दुकान है, अगर मान लो एक ही गली में 2 आसपास समोसे की दुकान है, तो अगर एक समोसा 10 का बेच रहा है दूसरा भी 10 का ही बेचेगा, एक 20 का बेच रहा है दूसरा 20 का ही बेचेगा। क्यों बेचेगा? कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइस। उनको पता है कि अगर हम दोनों ही सेम प्राइस बेचेंगे तो कस्टमर या तो मेरे पास से लेगा या दूसरे के पास से। तो यहाँ पर वो जानबूझ के प्राइसिंग भी डिसाइड कर लेते हैं। देखो भले वो कंपटीशन में है लेकिन आपस में उनका कम्युनिकेशन होता है बेटा, और वो इसलिए प्राइस डिसाइड करके रखते हैं ताकि दोनों का ही लॉस नहीं हो और दोनों ही प्रॉफिट गेन कर सकें। तो ये होती है बेटा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बेटा कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कस्टमर के बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालते हैं? पहला कल्चरल, भाई कंज्यूमर का बिहेवियर उनके कल्चर पे, सब कल्चर पे डिपेंड करता है ना, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं वो, किस कल्चर को फॉलो करते हैं वो, उसके हिसाब से उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस चॉइस वगैरह होती है। सोशल, बेटा उनकी फैमिली या प्रेफरेंस ग्रुप कैसा है। कस्टमर में क्या होता है अक्सर, जैसे आप हो, आपकी फैमिली वाले शुरू से अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि खास करके हम बात करें टूथपेस्ट हो गया, नहाने का साबुन हो गया, ये चीज़ें कैसी होती है जो हमारे फैमिली मेम्बर स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं, वो घर में लगभग वही चलता रहता है। बहुत कम घरों में चेंजेस होते हैं। अगर मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली की बात करूं तो सब एक ही तरीके से यूज़ करते हैं। हाँ अगर कोई हमारे बीच में बहुत ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करता हो, बिल्कुल करोड़पति, तो बात अलग है, फिर उनके वहाँ हो सकता है कि सबके अलग अलग टूथपेस्ट हो अपनी चॉइसेस के। बट नॉर्मल फैमिली में तो हमारे यहाँ तो एक ही टूथपेस्ट होता है, सब फैमिली मेम्बर उसी को यूज़ कर लेते हैं, है ना। हाँ ब्रश अलग अलग होते हैं पर टूथपेस्ट तो एक ही होता है। तो वैसी फैमिली, उनके प्रेफरेंस ग्रुप क्या क्या है, वैसे हमारा भी कंज्यूमर बिहेवियर बनता है। फिर जो इंसान है उसकी एज क्या है, क्या बिजनेस करता है, लाइफस्टाइल कैसी है, यह भी कंज्यूमर के बिहेवियर पे इम्पैक्ट करता है। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों की चॉइसेस अलग अलग होती है। फिर वो किस तरीके से ऑक्यूपेशन में है, कोई अगर प्रोफेशन में है तो उसका थोड़ा बिहेवियर अलग होगा, चॉइसेस वगैरह
सामान खरीदने की अलग होगी, कोई अगर बिजनेस करता है तो उसकी चॉइसेस अलग होगी व्यापार वाले की, है ना। और जो नॉर्मली वेजेस वाला है इंसान, जो मजदूरी वगैरह करता है, उसकी चॉइस अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है। उनकी लाइफस्टाइल अलग होगी, तो लाइफस्टाइल के हिसाब से वो चीज़ें भी अलग खरीदेंगे। साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट भी होता है बेटा, जैसे कि मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग्स वगैरह को लेके। तो ये कुछ कंज्यूमर बिहेवियर्स हैं बेटा। मोटिवेशन मतलब कि उसका अंदर से मोटिवेशन बेटा इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है किसी पर्सन पे। तो इन सब चीज़ों का भी कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट होता है। हम आ गए सेक्शन 2 पे, सर्विसेज, मार्केटिंग एंड मर्केंटाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन सर्विस रिटेलिंग। जब आप सर्विस प्रोवाइडर हो और उसको रिटेल करते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ते हैं। तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज दिखाई नहीं देती है ना। इनसेपरेबल फ्रॉम प्रोवाइडर, इसको प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हम। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज करता, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो डॉक्टर से हम उसके इलाज को, ट्रीटमेंट को अलग नहीं कर सकते ना। वेरिएबल इन क्वालिटी, भाई अलग अलग डॉक्टर की अलग अलग क्वालिटी होती है। पेरिशेबल, एक बार सर्विस डॉक्टर ने, एक फीस आपने जमा करी, डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड करी, अब नेक्स्ट टाइम जाओगे फिर से पैसे लेगा वो, क्योंकि वो सर्विस ख़त्म हो जाती है। सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करी, ख़त्म। आप किसी सैलून में गए और सैलून में आपने हेयर कट करवाया, जैसी हेयर कट हुआ सर्विस ख़त्म, नेक्स्ट टाइम जाओगे फिर पैसे लगेंगे उसके। इनमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। पहला, मेंटेनिंग सर्विस कंसिस्टेंसी। बेटा आपने जो एक बार सर्विस प्रोवाइड करी, जैसे मान लो कोई सैलून वाला है, आप बार्बर के पास गए, सैलून में गए हेयर कट करवाने, उसने बहुत अच्छे हेयर कट करे, आपको पसंद आ गया बिल्कुल। अब अगली बार आप फिर जाओगे उसके वहाँ, तो उसको भी ये है कि उसका लेवल मेंटेन करना है, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम उसने हेयर कट अच्छा नहीं करा तो आप बंद कर दोगे जाना उसके यहाँ। सर्विस प्रोवाइडर को सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो ये कि उनको कंसिस्टेंसी रेगुलर मेंटेन करना है। एक भी दिन अगर उन्होंने सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखी है, मेंटेनेंस नहीं रखा प्रॉपर, तो नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर आपके पास नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है मैनेजिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर जब आपके पास आता है तो उसको कुछ उम्मीदें होती है आपसे कि भाई हम इनके पास जा रहे हैं तो ये एक हमको अच्छा प्रोवाइड करेंगे सर्विस। अगर आप वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे, मतलब आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे अगर खड़े नहीं उतरोगे, तो वो दूसरों के पास चले जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर है वो बेटा, वो आपको उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, है ना। तो वो दूसरे के पास जाएंगे और आपको कंप्लेंट भी करेंगे। हाँ, अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम कर रहा है और आप उसको कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो, देन वो अलग बात है, फिर वो रिटेलर में नहीं आया ना, क्योंकि वो सर्विस के लिए पैसे चार्ज नहीं कर रहा है। पर रिटेलिंग में तो क्या होता है बेटा, पैसे चार्ज करते हैं वो, तो अगर पैसे चार्ज कर रहे हैं तो आप अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हो। तो उनको वो लेवल मेंटेन करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखना पड़ती है, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मेंटेन करना पड़ता है, क्वालिटी सर्विस देना पड़ती है एट रीजनेबल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एक्सप्लेन द रिटेल मार्केटिंग मिक्स 7 P's, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा आपने मार्केटिंग मिक्स 12th में पढ़ा होगा, उसमें 4 P's होते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। ये 4 टाइप के P होते हैं मार्केटिंग मिक्स में। बट हम रिटेल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो रिटेल मार्केटिंग में इन्होंने 7 P बताए हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन तो नॉर्मली मार्केटिंग मिक्स में होता ही है, पर इसमें 3 P एक्स्ट्रा हैं। पीपल मतलब इनका स्टाफ, प्रोसेस मतलब जो डिलीवरी सिस्टम है वो, और फिजिकल एविडेंस मतलब कि आपका स्टोर का एटमॉस्फेयर। देखो सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स मतलब होता है कि जो रिटेल मार्केटिंग है उन पे किन किन चीज़ों का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। पहला, प्रोडक्ट। आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो कस्टमर को नीड हो, आपका प्रोडक्ट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन लेवल को फुलफिल करता हो, आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो है ना, तो वो कस्टमर उसको प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा, प्राइस। एक रीज़नेबल प्राइस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर आप एक रीज़नेबल प्राइस प्रोवाइड नहीं करोगे तो कंज्यूमर दूसरे के पास चला जाएगा। प्लेस, भाई नॉर्मली क्या होता है, रिटेल शॉप के लिए प्लेस चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है आपको, और प्लेस चाहिए, साथ में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसलिए बोला है डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें।
कई बार आपने देखा होगा ना कि आप रिटेल शॉप में ऑर्डर दे के आ जाते हैं, फिर रिटेलर आपके घर पे गुड्स डिलीवर करवा देता है। प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, है ना। इनसे क्या होता है, प्रोडक्ट की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, गुड्स को प्रमोट करने में ईजी होता है। ब्रांड नेम होता है उसका, जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेबलिंग हमको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना। और अगर हम बात करें पैकेजिंग की, तो प्रोडक्ट को सेफ रखता है, लाने ले जाने में कन्वीनियंट होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए संभाल के रख सकते हैं। स्टाफ अच्छा होना चाहिए काम करने के लिए। और फिजिकल एविडेंस, आपका स्टोर जो जहाँ पे अभी आपका रिटेल शॉप है उनका एनवायरनमेंट अच्छा हो, सुविधा सारी दे रखी हो। तो ये 7 P's है। आपको इन सबको पहले पॉइंट वाइज लिखना है, आप एक डायग्राम के थ्रू भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिख दिया 7 P's ऑफ मार्केट। अब इसको आपने 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ऐसे अलग अलग जगह पे आपने बना के इनके नाम वगैरह लिख दिए पहले, और फिर आपने इनको एक्सप्लेन कर दिया। तो जब जहाँ पर भी आप चार्ट यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर प्लीज़ फ्लो चार्ट वगैरह बनाओ। आपकी कॉपी दूसरों से यूनिक और अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन का क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। पहला ऑब्जेक्ट, टू डिवाइड अ ब्रॉड कंज्यूमर मार्केट इनटू सब ग्रुप बेस्ड ऑन द शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका मेन मकसद ये होता है बेटा कि जैसे कंज्यूमर का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, तो इसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक डिवीज़न, जियोग्राफिक डिवीज़न, साइकोग्राफिक डिवीज़न और बिहेवियरल डिवीज़न, टू क्रिएट टारगेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर बेटर कन्वर्जन। देखो क्या होता है ना, अगर अलग अलग ग्रुप के हिसाब से कंज्यूमर को डिवाइड कर दो, आप एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दो, डेमोग्राफी के हिसाब से डिवाइड कर दो, उनके बिहेवियर के हिसाब से डिवाइड कर दो, और तो हम उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना क्वाइट ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम अलग अलग नेचर के कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ लें तो फिर उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना हमारे लिए आसान होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मान लो हम कोई जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आते हैं। कुछ बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो किस नेचर का है, किस तरीके से समझता है, थॉट प्रोसेस क्या है। देन उसके हिसाब से हम स्टडी प्लान करते हैं कि कैसे उसको समझाना है, क्या चीज़ें उसको पढ़ाना है, क्या ज़रूरी है। तो उस तरीके से मार्केट सेगमेंटेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मर्केंटाइजिंग मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द इन्वेंट्री। बेटा आपकी दुकान पे जो आपने स्टॉक रखा है उनकी प्लानिंग करना, कितना स्टॉक रखना है, और कंट्रोलिंग भी करना कि अगर स्टॉक खत्म हो रहा है तो तुरंत आप जाके स्टॉक को फुलफिल कर दो। आप सब लोग कभी ना कभी डीमार्ट गए होंगे ना, डीमार्ट में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। कुछ लोग जो है वो तुरंत जो है स्टॉक खाली होता है उसको फुलफिल करते हैं, कुछ लोग जो है पुराना स्टॉक निकाल के नया स्टॉक फिल करते हैं। वहीं एक पर्सन जो होता है उनका मैनेजर, वो रजिस्टर लेके घूमता है और लिखता है रिकॉर्ड में क्या खाली हुआ है, क्या भरा हुआ है। बेटा वही आता है मर्केंटाइजिंग मैनेजमेंट में। इंक्लूडिंग बाइंग द राइट प्रोडक्ट, इसमें ये भी है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, राइट टाइम, किस समय पे खरीदना है। देखो उनको भी प्रोडक्ट सीजन के हिसाब से, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से खरीदना पड़ते हैं। अभी स्कूल रीओपन होने वाले हैं, अगर आप डिमार्ट में जाओगे तो आपको सीधे दिख जाएगा कॉपी किताब का सेक्शन, पेंसिल, इरेजर, रबर, शार्पनर, सबका दिख जाता है ना वहाँ पे आप जाते से ही। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस करी, आप मार्केट में जैसे डिमार्ट में इंटर करते हो, नॉर्मली क्या होता है बेटा, वो जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको जो खाने पीने के आइटम में टॉफ़ी, चॉकलेट, जो बच्चों को पसंद आती है खास कर की चीज़ें, वो पहले रख देते हैं वो, और जो हम खरीदने गए वो सबसे लास्ट में होता है। जो भी अगर इम्पॉर्टेंट किसी को गेहूँ, चावल, शक्कर और चाय पत्ती खरीदना है, सबसे लास्ट में मिलता है उनको। क्योंकि कंज्यूमर वो तो खरीदने ही आया है ना, तो उसके लिए लास्ट में जाएगा वो, और लास्ट में जाने के पहले पहले सारे दूसरे आइटम रख देते हैं वो। और जो कस्टमर नहीं भी खरीदने वाला है वो भी खरीद लेता है। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये राइट प्रोडक्ट है, कस्टमर को इसकी नीड होती है, भले खरीदना नहीं भी हो उसको, लेकिन बच्चे जिद कर लेते हैं कई बार। और बहुत सारे प्रोडक्ट, टॉफ़ीज़ वगैरह हो, ये नीचे के स्लॉट में रखते हैं ताकि बच्चे ही उठा के ट्रॉली में रख ले, पता ही नहीं चले पेरेंट्स को, या जिद करने लग जाए, रोने लग जाए वहाँ पे, होता है ना। तो राइट क्वांटिटी भी रखना, राइट प्लेस पे रखना, राइट प्राइस रखना, और ये भी चेक करना कि सेल बढ़े ताकि प्रॉफिट हो सके। तो ये सारा मार्केंटाइजिंग मैनेजमेंट में आता है।
आप खुद कभी डीमार्ट जाओ तो गौर फरमाना जो बात मैंने बोली है, आपको जो जो प्रोडक्ट नेसेसरी होते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं, वो जो ऐसे आइटम जो नॉर्मली नहीं भी खरीदना वो आगे रख देते हैं, वो कॉपी किताब, यहाँ तक कि जहाँ आप बिलिंग करवाने जाते हो वहाँ भी कोने में टॉफ़ीज़, आइसक्रीम्स और छोटे मोटे आइटम रखे रहते हैं जो कंज्यूमर को डेली यूज़ में आते हैं, कई बार खरीदना नहीं होता फिर भी वो वहाँ देख के खरीद लेता है, होता है ना ऐसा, वो सब इसी में आता है बेटा मर्केंटाइजिंग मैनेजमेंट में। राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, प्रोडक्ट, ताकि सेल बढ़े और प्रॉफिट बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ विजुअल मर्केंटाइजिंग। बेटा विजुअल मर्केंटाइजिंग क्या होता है? विजुअल मतलब आजकल आपने कहावत सुनी, जो दिखेगा वही बिकेगा, सुना है ना सब लोगों ने, जो दिखता है वही बिकता है, उसी को बोलते हैं विजुअल मर्केंटाइजिंग। आपने देखा होगा किसी शॉप के वहाँ से अगर निकलते हैं अपन तो आजकल बाहर ही सब लोग उनकी विंडो डिस्प्ले लगा के रखते हैं, अच्छी अच्छी लाइटिंग करके रखते हैं उसको, और अपने स्टोर के जो बेस्ट आइटम्स होते हैं जो कस्टमर को दिखाना चाहते हैं वो बाहर गेट के वहीं लगा देते हैं, मिरर्स के वहाँ पे आउटलेट में लग देते हैं, होता है ना ऐसा, वही होता है विजुअल मर्केंटाइजिंग। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फ्लोर प्लान्स, विंडो डिस्प्ले, लाइटिंग, signage to make the store more attractive to customer and facilitate easier navigation and purchase। देखो इसमें क्या होता है बेटा, कस्टमर इजीली अट्रैक्ट हो जाता है, उसको बाहर से ही दिख जाता है कि अरे अच्छा ये शॉप है ना। जैसे अगर आप देखते हो बहुत सारी फर्स्ट क्राई शॉप होती है, बच्चों की ऑल बेबी प्रोडक्ट वाली शॉप होती है, तो बाहर ही ये अच्छे अच्छे टॉयज़, बच्चों की ड्रेसेस, खिलौने सब बाहर ही दिख जाते हैं, ताकि बाहर से पेरेंट को समझ में आ जाए कि अच्छा ये बच्चों की शॉप है और यहाँ पे सारे आइटम्स मिल रहे हैं, अच्छा ऐसे मिल रहे हैं, तो तुरंत वो क्लिक हो जाता है उनको, भले वो नाम ना भी पढ़ पाएँ, भले ही वो कम पढ़े लिखे हों, उनको इंग्लिश नहीं भी आती हो, पर विजुअल्स का इम्पैक्ट पड़ता है, इंसान देख के समझ जाता है काय की शॉप ही है। आजकल शॉप्स के नाम लोग इंग्लिश में रख देते हैं, अच्छे बड़े बड़े नाम रख देते हैं, लेकिन नाम के साथ साथ में आपने देखा होगा वो डिस्प्ले भी करते हैं। जैसे कोई बहुत शानदार कैफ़े खुला है, कैफ़े का नाम भले कितना भी वो यूनिक रख दे, लेकिन पास में वो उस आइटम का, प्रोडक्ट का जरूर फोटो लगाते हैं। जैसे कोई आइसक्रीम शॉप खुली है, अब उन्होंने कुछ भी उसका यूनिक नाम रख दिया, लेकिन पास में वो आइसक्रीम का फ़ोटो लगाते हैं, ताकि कंज्यूमर देखे और समझ जाए कि अच्छा ये आइसक्रीम की दुकान है, अच्छा ये फ्रेश फ्रूट्स की दुकान है, अच्छा ये रेस्टोरेंट है। तो क्यों? ताकि विजुअल मर्केंटाइजिंग का यूज़ करते हैं, कस्टमर उसको देखे, अट्रैक्ट हो जाए और वो ईजी उस चीज़ के बारे में पढ़ पाए। जितने भी लोग मेरे इंदौर के आसपास के, कभी अगर वो ये बैंक कॉलोनी में आए हो, बैंक कॉलोनी हमारा दशहरा मैदान के सामने है, लाइन से कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे, सारे कैफ़ेज़ में आप देखो नाम भले यूनिक है, लेकिन साथ में उनकी डिस्प्ले आप देखो समझ जाओगे काई की शॉप है ना। लाइटिंग वगैरह देखो, एक से एक लाइटिंग्स होती है ना। फ्लोर प्लान्स अरे ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल देख के आप समझ जाओ कि अच्छा यार ये इस चीज़ की शॉप है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है और देखने जाता है। तो यही है बेटा विजुअलाइजिंग मर्केंटाइजिंग। सेक्शन 3 पे आ गए हम, स्टोर डिज़ाइन एंड ई रिटेलिंग। स्टोर डिज़ाइनिंग के बारे में क्या समझते हो आप, और ई रिटेलिंग क्या होती है? पहला है बेटा एक्सप्लेन स्टोर लेआउट एंड इमेज मिक्स। लेआउट क्या होता है बेटा? लेआउट का मतलब होता है क्या ग्रिड है, क्या फ्री फ्रॉम है, बुटीक्स वगैरह क्या है, मतलब कि जो आपने अपना स्टोर बनाया है किस तरीके से उसको डिज़ाइन करा है, फिजिकल डिज़ाइन क्या है, वो लाइटिंग क्या है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस क्या है। देखो 5 स्टार होटल में हम जाते हैं तो 5 स्टार होटल में आप जैसे ही एंट्री करते हो तो आपको बाहर से ही दिख जाता है कि अरे यार क्या डिज़ाइनिंग बनाया इसका, एक डिसेंसी होती है, बहुत ज़्यादा कलर्ड वगैरह नहीं होता। आप अंदर जाके देखो तो बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल लग्जरी प्लेस पे आ गए हो, क्योंकि वहाँ पर जो कलर्स वगैरह होता है, जो पेंटिंग्स वगैरह होती है, लाइट्स होती है, वो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देती है। तो कहीं ना कहीं ये सब लेआउट में ही आता है कि आप किस तरीके से कंज्यूमर के फ्लो को गाइड कर रहे हो, कस्टमर यहाँ पर आके क्या समझ रहा है ना। जैसे कि अभी मैं बता रहा था यहाँ पे आपको एक हिंदू बेकरी खुली है, द हिंदू बेकरी। वहाँ जाके देखो आप तो पूरे आपको इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर, आपको हिंदू धर्म के अलग अलग सिम्बॉल्स बने हुए हैं वहाँ पे, और उनके रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है, खाना वगैरह भी उसी स्टाइल में वो पेश करते हैं आपके सामने।
तो ये चीज़ें क्या है कि आपको बताते हैं वो कि यहाँ जो हमने नाम लिखा है अंदर भी उसी बारे में, तो कंज्यूमर उसके साथ में फ्लो करता है बेटा। आप कई बार देखते हो कि अलग अलग शॉप्स में उनके नेचर के हिसाब से वो डेकोरेशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ताकि आप देख के समझ जाओ कि अच्छा ये शॉप इस चीज़ की है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये लाइटिंग्स वगैरह है, मतलब आप उसका स्टैंडर्ड भी उसे जज कर लेते हो। तो वो चीज़ें होती है इसके अंदर बेटा। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टोर क्रिएटेड बाय फिजिकल डिज़ाइन, लाइटिंग, सर्विस और स्टैंडर्ड, ये होता है बेटा स्टोर लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज ई रिटेलिंग एंड इट्स की फीचर्स। ई रिटेलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, इज द सेलिंग ऑफ रिटेल गुड्स ऑन द इंटरनेट। बात वही है बेटा, इंटरनेट के थ्रू जो है आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ये 24/7 अवेलेबल होते हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो आप कभी भी कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। ग्लोबल रीच, जब आप ई रिटेलिंग करते हो तो कहीं से भी लोग ऑर्डर कर सकते हैं, आपको गुड्स डिलीवर करवाना है। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम लगती है, क्योंकि शॉप वगैरह इनका थोड़ा खर्चा कम बैठता है आपको। पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, कस्टमर को भी एक शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है कि वो अपनी चॉइस से घर बैठे ही चीज़ों को आपने मोबाइल में चेक कर सकता है, देख सकता है, फिर ऑर्डर कर सकता है। आजकल तो कैफ़ेज़ वगैरह में भी ऐसा हो जाता है कि वो स्कैनर लगा देते हैं, आप उसको स्कैन करो अपने फ़ोन में, ओपन कर लो और सारा मेन्यू अपने फ़ोन में चेक करके ऑर्डर कर दो, है ना। और स्विगी, अमेज़ॉन वगैरह पे भी आप तो यही करते हो ना कि रिटेलिंग वगैरह वो बनाते हैं, आप घर पे ऑर्डर कर लेते हो, पास वाले डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, इन सब से। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ई रिटेलिंग में आती है, जहाँ अपन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। मतलब जो ई बिज़नेस है और ट्रेडिशनल बिजनेस है उनमें क्या डिफरेंस है। सीधी सीधी बात है बेटा, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है उसके अंदर फिजिकल स्टोर फ्रंट होता है, लेकिन ई कॉमर्स में हम डिजिटली काम करते हैं। ट्रेडिशन में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो हम भी शॉपकीपर को जानते हैं, शॉपकीपर हमको जानता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन में इमीडिएटली उसका फीडबैक हमको मिल सकता है। एक कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू हमारा एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड बन जाता है, जो आगे चल के भी लाइफ लॉन्ग काम आता है। फिक्स्ड आवर्स होते हैं इनके। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, दुकान खुलने का समय भी होता है, दुकान बंद करने का समय भी होता है। पर ई कॉमर्स में 24/7 चीज़ें होती है, कोई ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट नहीं कि आसपास के लोग ही आएंगे। फिजिकल शॉप में तो क्या होता है कि आसपास की दुकान, मतलब आपकी दुकान के आसपास के कंज्यूमर ही आएंगे आपके पास। पर ई कॉमर्स में कहीं के भी लोग कहीं भी बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वाइडर रीच मिल जाता है आपको। तो ये आपका ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ई मार्केटिंग मिक्स। पहले हमने रिटेल मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। अब ई मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे हैं। ई मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। पहला है ऑनलाइन कंटेंट, मतलब आपकी जो मार्केटिंग आप जो कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। कनेक्टिविटी, यूजर्स के साथ आप इंगेज रहो, कनेक्टेड रहो। कन्वीनियंस, मतलब आप यूज़र को जितना कन्वीनियंसी प्रोवाइड करोगे उतना ही आपका ई मार्केटिंग अच्छा होगा। स्पीड ऑफ डिलीवरी, मतलब जो आप अगर सामने वाला ई मार्केटिंग में आपको मतलब ऑर्डर भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप तुरंत उसकी डिलीवरी ऑफ विद इन टाइम कर सको, कन्वीनियंसी हो उसके अंदर। जैसे आप देखते हो कि स्विगी, अमेजॉन पे क्या होता है, टाइमिंग दे देते कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा। स्विगी तो तुरंत डिलीवर कर देता है, मतलब उसी डे में कुछ 30 मिनट्स 45 मिनट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है वो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करते हो तो उसमें भी ऑप्शन होता है 2 डे डिलीवरी, 4 डे डिलीवरी, 7 डे डिलीवरी, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो वो सब चीज़ें ई मार्केटिंग में ही आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो बेटा जो पेमेंट करते हैं आजकल वो हम करते हैं डिजिटल चैनल के यूज़ से। गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है बेटा, है ना, डिजिटल पेमेंट को गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। आजकल कैशलेस इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यूपीआई वगैरह गवर्नमेंट खुद बढ़ावा देती है। तो उसमें हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं स्वाइप करने के लिए कार्ड। डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट जिनके होते हैं उनके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही हम डेबिट कार्ड शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हमको लोन टाइप का प्रोवाइड करता है और जितना इसकी लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की उतनी हम शॉपिंग कर सकते हैं और विद इंटरेस्ट आपको फिर इसको पे करना होता है। ई वॉलेट भी आप जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जो पेटीएम फ़ोन पे बन सकता है हमारा। स्मार्ट कार्ड होता है रुपए वाला। ई चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक होने लग गए हैं आजकल तो ये बेटा कहीं ना कहीं सिक्योर भी होते हैं और इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो जाते हैं।
कैशलेस काम होता है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होती है। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। हिंदी, इंग्लिश और जो भारत बोर्ड का पेपर है उसकी भी वीडियोज आपको यहीं मिलेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपका अपना चैनल है इंदौर की पाठशाला। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए इंदौर की पाठशाला। ऑल द बेस्ट गाइस।